कह रहे हैं अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। मासिक आय होगा 100, खर्च करेगी 68, तो बचत करेगी 32। कह रहे यदि उसकी मासिक आय 20% बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है 120 हो जाएगा। कह रहा है उसकी मासिक बचत 9.3/8% यानी कि 72 3 75/8% है। ये 25 × 75, 25 चौका 8 चौका 32 यानी 3/32 बढ़ जाएगा। तो 3/32 बढ़ेगा किसका? उसकी मासिक बचत। ये लो, ये तो पूछने लायक भी नहीं था। वो यहाँ नहीं कटता तब टेंशन होता, ये तो डायरेक्ट कट रहा है। तो 32 का 3/32 बढ़ेगा यानी बढ़कर हो जाएगा कितना? 35। 32 का 3/32 बढ़ेगा तो 35/32 हो जाएगा। या तो उसका 3/32 निकालेंगे तो 3 आएगा, 3 वृद्धि करना है तो 32 से 3 बढ़ के 35 हो जाएगा। अब बच्चा ही बोल देगा कि बचत 35 रुपया है और टोटल इनकम 20 रुपया है, तो एक मतलब खर्च इसका 85 होना चाहिए। क्या पूछ रहे हैं वैसे? खर्च में कितना % की वृद्धि होगी? यह लीजिए 68 से हो गया 50 यानी कितना? 17। कितने से? 68 से। 17 चौके 68 यानी कि कै %? ध्यान दो, हम जहाँ भी फ्रैक्शन, ऐसा नहीं कि हम रट के आए थे, हम तो ज़िंदगी में कभी क्वेश्चन बनाए भी नहीं होंगे क्योंकि अपने पास उतना टाइम ही नहीं कि हम क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको बताएंगे। ये क्वेश्चन हम देखें कि यहाँ पे फ्रैक्शन लगा हुआ है तो हम समझ गए कि इसमें एवरेज लगाने से दिक्कत होगा हमको, नहीं तो हम एवरेज लगा सकते थे कि अगर टोटल इनकम 100 जिसमें से खर्च है 68 और बचत है आपका 32, तो 4/8 32 और 17 चौका 68 और 25 चौका 100। कह रहा है इनकम को 20% से बढ़ा दो और खर्च को बचत को 9.3/8% से बढ़ा दो तो खर्च में कितने % का वृद्धि होगा? ये तो पूछा गया था। अगर आप इतना भी कर लिए तब वो कर सकते थे हम, लेकिन अगर मान लो कि पेन लगा ही दिए तो पीछे थोड़े हटते कि अब चलो अब वहाँ लगाएंगे, ऐसा बात नहीं है। टोटल है 500, अब 500 में से इसका हम लोग हल करेंगे तो 72 और 3 75/8% है और गुने 8, यही तो करना है हमको। टोटल योगफल इतना ही हो जाएगा ना, 75/8% गुने 8 यानी कि 75 यानी कि हो जाएगा 425 और बट्टा कै के लिए? 17 के लिए। भाग देंगे तो पता चल जाएगा हमको। आगे बोलिए बोलो जल्दी। पूरा एवरेज है इसमें, जहाँ फ्रैक्शन आ जाए, वहाँ पे अपना वैसे कर सकते हैं। पाँच से 16 बार में, 5 से 9 बार में लिखा है व्यक्ति का आय जो है 16 है, खर्च जो है 9 है, तो बचत होगा 7। कह रहा है कि आय में 16% का वृद्धि होगा, खर्च में 8% का वृद्धि होगा, तो उसके बचत में कितने % का वृद्धि होगा? लगता है यही पूछ रहे हैं ना। ऐसे पहले जितना भी डेटा दिया था निश्चित तरह से वो सब यही क्वेश्चन हुआ था। कम लेके जा रहा है इसलिए फ़ायदा होगा। 1 से 8 का तो 9 से 72 का बट्टा कै के लिए? 7 के लिए। तो 10% तो कम से कम 16 10 26% और उससे भी ज़्यादा कुछ आएगा।
23 भी वही है, बता दें? बोलिए। छाप लो, विश्वास कायम रहे। 3 0 3 0 4 3 12 4 दूनी 8, यानी कि आय है 3, खर्च है 2, तो बचा रहा होगा 1। कह रहा है कि आय में 10% बढ़ाना है, खर्च में 8% बढ़ाना है, तो बोलिए कि बचत में क्या होगा। छोटा है, डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं। 30 में से 16 चल गया, 14/1 यानी कै %? बना है कि यो बता दें? चलिए अब 25, टाइप 25 में कोई नहीं बना है तो बोलिए। वो जो अपने से डिजाइन करके क्वेश्चन डाल दिए होंगे। 4 नहीं बना है। आयकर की दर में 21% की कमी, तो टैक्स में 21% का कमी होगा, तो नेट इनकम 40% वृद्धि होगा, और ये दोनों होना चाहिए आपस में बराबर। तो यहाँ से हम लिख लेंगे आराम से, नेट इनकम के साथ लगा हुआ है 40, टैक्स के साथ लगा हुआ है 21, तो ये नेट इनकम हो जाएगा 21, और नेट इनकम के साथ लगा है तो ये हो जाएगा टैक्स से हो जाएगा 40। इसका मतलब टोटल इनकम जो होगा उसका कितना होना चाहिए? 61। 61 रुपया में उसको 40 रुपया टैक्स से देना पड़ रहा है, तो टैक्स का % पूछा गया है। नहीं हल होगा, ये लगता है कुछ टाइपिंग में मिस्टेक किया है। अरे आय का दर किस रेट से टैक्स दे रहे थे वही तो पूछ रहा है। आरंभिका है ना, आय चेंज हो गया है क्या? नया आय भी है क्या इसमें? आयकर की दर में 21% की वृद्धि, तो शुद्ध आय में 40% वृद्धि। आय तो कांस्टेंट ही है ना। आरंभिक आय नया ऐसे क्या मतलब है? टाइपिंग में कुछ गड़बड़ होगा। लगभग भी तो नहीं दिख रहा है हमको। चलिए कोई बात नहीं। आयकर की दर में चलिए आगे तब तक देख लीजिए, तब तक हम देख लेते हैं। अगर टाइपिंग वाला गलती क्या है कि शुरू से मिस्टेक है, ये भी हम देख लेते हैं। टाइप 25, इक्कीस % कमी हो जाती है तो शुद्ध आय में 40% की वृद्धि हो जाती है। लिखने में ही गलती किया है टाइपिंग वाला, तो किताबें से मिस्टेक होगा ही। चलिए आगे बोलिए। 6 तो आपको पूछना था। आप ही लोग जैसे विद्यार्थी लोग के लिए हम लिख के डाल दिए थे, इसीलिए ऑप्शनों नहीं डाले थे। कह रहा है कि आयकर में 83.33% की वृद्धि। 83.33% का मतलब होता है कितना? 16.2/3% का ये 5 गुना है, तो 1/6 तो ये हो जाएगा 5/6। यानी कि टैक्स में 5/6 बढ़ेगा तो शुद्ध आय 14.28% का मतलब बताए होंगे 1/7 की कमी होगा। जितना नेट इनकम कम होगा, जितना नेट इनकम की राशि कम होगा, उतना ही टैक्स की राशि बढ़ा होगा। जितना टैक्स की राशि घटेगा उतना ही नेट इनकम की राशि बढ़ जाएगा। यानी कि टैक्स और नेट इनकम का हम रेशियो यहाँ से बता सकते हैं। 7/35 टैक्स, तो ये होगा नेट इनकम,
ये 6 नेट इनकम, तो ये हो गया टैक्स। तो इसका मतलब है टोटल उसका कितना हो जाएगा भाई, 41। देखो अब क्या कह रहा है, कह रहा है यदि शुद्ध आय कुल आय से 1800 रुपया कम है, शुद्ध आय जो है कुल आय से 1800 रुपया कम है। यहाँ देखो कितना कम है, तो कह रहा है टैक्स की राशि का 1/3, टैक्स की राशि का 1/3 शुद्ध आय का 20% से कितना कम है। शुद्ध आय है कितना, 35, उसका 20%, 20% का मतलब 1/5 यानी कितना होगा, 7। इसका 20% कितना आएगा, 7। टैक्स की राशि का 1/3, इसका 1/3 कितना आएगा, बोलो कितना कम हो रहा है, 5। यही तो पूछ रहा है। 36, 18, 3 बचे। चलिए अब आइए 26 में। 26 में भी आपका शुरू हो गया था, इसमें 1, 2, 3 भी बताए होंगे शायद। चलिए 4 बना है कि नहीं बना है, चलिए 5 तो पूछना होगा आपको। कर एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपया बढ़ जाती है। ध्यान देना, पहले उसका आय अगर P रुपया होगा तब बाद में P + 5 लाख रुपया होगा। 5 लाख को 5L से डिनोट कर दिए। अब 5 को 0 देने से बेटर है ना कि L लिख दो। परंतु उसे लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। P + 5 लाख और एक तरफ है P लाख। बोलेगा आप काहे सर ऐसा कर दिए, तब ये चलते कि बोला है आप अंत में कि उस पर लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। यानी पहले आयकर लगता होगा 12%, तो अब लगेगा बढ़ी हुई पूंजी पे कै %, 10%। तो ये हुआ नए पूंजी पर टैक्स, ये पुराने पूंजी पर टैक्स। और क्वेश्चन में बोला है कि पहले की अपेक्षा अब जो उसको टैक्स देना पड़ रहा है वो 10,000 ज़्यादा, यानी कि बढ़ी हुई राशि पर दिया गया टैक्स जो है वो ज़्यादा है पहले के अपेक्षा, हाँ या ना। तो इसमें से हम इसको घटा देंगे टैक्स को, और इन दोनों टैक्स का अंतर दिया हुआ है कितना, 10,000। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, आया। अब देखो यहाँ पे हल करने के लिए हम आपको तरीका बताए हैं। यहाँ पे आप परसेंटेज को नीचे लेके जाओगे, झूठों के लफड़ा अपना हो जाएगा। सीधे हम क्या करेंगे, इसको 100% बना देंगे। इतना आसान हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब परसेंटेज से परसेंटेज देखो सब कैंसिल हो गया। अभी भी कॉमन हो रहा है तो काट दो, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, आई हो गया 2 × 5 = 10। यहाँ पे 5P और यहाँ पे 6P, तो -P, -6P है ना, अब +5P -P आएगा। आइए देखो 5 × 5 = 25 लाख प्लस का, तो उधर जाएगा तो ये माइनस बनेगा 25 लाख, और यहाँ पे ऑलरेडी 3 × 2 = 5 लाख, तो घट कर आएगा -20 लाख, यानी कि P बराबर। लेकिन पूछा क्या रहा है, उसकी बढ़ी हुई आय, तब पहले था 20, पहले पूंजी था कितना, P रुपया यानी 20 लाख, अब जो है उससे 5 लाख ज़्यादा, तब 20 × 5, और जल्दबाजी में आप यही मार के निकल जाना। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6 भी वही है। पहले उसका कुछ पूंजी रहा होगा, अब उससे 4 लाख अधिक है। पहले टैक्स की राशि 14% था, तो पहले वाले पूंजी पे 14% टैक्स, यानी इतना वह टैक्स देता होगा। अब दे रहा है 10% टैक्स, तो अब इतना टैक्स देंगे। और अब जो है पहले की अपेक्षा कितना ज़्यादा दे रहा है, 4,000। तो पहले और अब के टैक्स में अंतर है 4,000 का। सीधा से बात है, हम इसको क्या कर लेंगे, 100% से गुना कर देंगे। इससे हमारा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, ज़रूरत से ज़्यादा आसान हो जाएगा। 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10 और 2 दूनी 4। अब देखो यहाँ पे 5P, यहाँ पे -7P, फिर भी बचेगा -2P। 5 × 20 लाख,
और इधर है 2 लाख, तो घट कर आएगा फिर भी माइनस का 18 लाख, यानी कि P बराबर 9 लाख। पहले P हमारा क्या था, प्रारंभिक आय, लेकिन पूछ रहा है कि कैटरीना की वर्तमान तो उसका 4 लाख बढ़ा हुआ है, यानी कि 9 और 4। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 7 नंबर। अगर आप समझ सकते हो तो समझ लो, आपके लिए समझना ही चैलेंज है और मेरे लिए शायद समझाना भी चैलेंज है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। कह रहा है ऐश्वर्या राय 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर देती है। पहला तो इसी बात को समझ लो, 4 पैसे प्रति रुपया में वह टैक्स देगी, आयकर देगी, माने 1 रुपया में 4 पैसा है, या यूँ बोलिए कि 100 पैसा में 4 पैसा देगी। तो 100 पैसा में 4 पैसा का मतलब कै %? 4%। 100 पैसा में 4 पैसा टैक्स से चल जा रहा है, यानी कै % टैक्स दे रहे हैं? 4%। यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि टैक्स का जो रेट है वो है 4%। अभी तक सिर्फ इतने कंफर्म हुआ। पहले क्वेश्चन को समझ लो क्या बोला गया है। कह रहा है वह पाती है कि, देखो यहाँ से एक वर्ड ला दिया ब्याज, पता नहीं ब्याज कैसे आ गया, सोचिए पहले। कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 4% से घटकर इतना % हो जाएगा तो उसका शुद्ध वार्षिक आय 24 रुपया कम हो जाएगा। ये क्या बोलना चाह रहे भाई? वह पाते हैं कि ब्याज की दर 4% से घटकर 3.75% होगा तो उसका शुद्ध वार्षिक आय 24 रुपया कम हो जाएगा। ये क्या बोलना चाह रही है? देखिए, क्वेश्चन को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन कह क्या रहा है पहले वो अब हम आपको समझा दे रहे हैं, बाद में क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे सपोज़ मेरा इनकम जो है 1000 है, उस क्वेश्चन से हट जाओ, इधर समझो। अब मेरा इनकम 1000 रुपया है, हम 1000 रुपया कमाते हैं, ये 1000 रुपये मेरा इनकम हुआ। सपोज़ हम गवर्नमेंट को टैक्स 4% की दर से दे रहे हैं, तो 4% अगर हम टैक्स देंगे तो हमको इसका 4% मैंने टैक्स कितना देंगे? 40 रुपया देंगे। तो हम आपसे पूछेंगे कि मेरा नेट इनकम कितना है, तो आप कहिएगा 960 रुपया है, 960 रुपया, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक वर्ड यूज़ कर रहा है क्वेश्चन में कि ब्याज का दर 4% के बदले 3.75% होगा तो शुद्ध आय में प्रभाव पड़ेगा उसका। तो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम पहले समझा दे रहे हैं यहाँ से, उसके बाद हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो मान लीजिए कि जब आप 1000 रुपया कहीं से कमा रहे हैं किसी भी माध्यम से, गवर्नमेंट जॉब में भी तो टैक्स देना पड़ता है ना, कि नहीं देना पड़ता है? वहाँ भी देना पड़ता है। प्राइवेट जॉब करेंगे वहाँ भी टैक्स देना पड़ता है। तो हमने 1000 रुपया कमा रहे थे, 4% की दर से गवर्नमेंट को टैक्स देना था, तो मेरा नेट इनकम बचा 960 रुपया। अब इस 960 रुपया को हम चाहें तो किसी तरीके से यूज कर सकते हैं, बैंक में भी लगा सकते हैं, कहीं को सूद पे दे सकते हैं। तो हम क्या किए हैं, जो क्वेश्चन बोल रहा है वो उस सिनेरियो में हम आपको बता रहे हैं। इस 960 रुपया को सपोज़ हमने बैंक में या किसी व्यक्ति को उधारी दे दिया ब्याज पे, सपोज़ हमने बैंक में लगा दिया ये अपने शुद्ध पैसे को, जो भी मेरा नेट इनकम था टैक्स गवर्नमेंट को पे करने के बाद जो मेरे पास पैसा बचा उस पैसे को हम क्या कर दिए? बैंक में लगा दिए। क्यों भाई? ब्याज के लिए, कि हम बैंक में रहेगा तो ब्याज हमको पैसा मिलेगा उस पैसे का। तो बैंक में जब हम पैसा लगाएंगे तो मान लो कि पहले बैंक हमको देता था 4%, लेकिन आज दे रहा है कितना? 3.75%। और ये किस पे दे रहा होगा? मेरा नेट इनकम पे, जो भी हमने पैसे लगा रखे हैं उस पर पहले 4% दे रहा था बैंक, अब वही पैसा पे 3.75% दे रहा पैसा ब्याज। तो जाहिर सी बात है कि हमको अब 2.5% कम मिलेगा, ब्याज कम मिलेगा। और प्रश्न में बोल रहा है कि कितना उसको कम मिलेगा? 24 कम मिलेगा। यही है कंडीशन। पैसा लिए हम कमा के लाए हैं, पहले उसको गवर्नमेंट को पे कर दिए, पे करने के बाद 4% की दर से पे करने के बाद जो पैसा बचा उसको हमने बैंक में लगा दिया। अब बैंक उस पैसे को हमको ब्याज दिया करती थी। जब शुरू में हम पैसा जमा किए थे तो बैंक तय किया था 4%, बाद में जो कि 3.75% बैंक देने लगा ब्याज। तो इस तरह से कुछ हमारे नेट इनकम में कमी आने लगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो चलो तरीका नंबर 1,
मान लेते हैं कि आपका जो टोटल इनकम था वो P रुपया रहा हो, X रुपया, Y रुपया, Z रुपया। हम बोले कि आपका टोटल इनकम T रुपया था, मान सकते हैं ना भाई। आपका टोटल इनकम कितना था? T रुपया। आप गवर्नमेंट को टैक्स कितना रेट से दे रहे हैं? 4% की दर से। तो 4% जब आप अपने इनकम का टैक्स दे दीजिएगा तो फिर आपके पास जो नेट इनकम होगा वो कितना होगा? टोटल इनकम का 96% ही आपका शुद्ध आय कहलाएगा। ये आपका क्या हुआ? ये नेट इनकम हो गया आपका। यहाँ तक ठीक है? अब देखो, ये इतना रुपया आपका नेट इनकम है। जैसे 1000 से उसके बाद 960 रुपया आया था, यहाँ टी का 96% ही आया है। अब इस पैसे को हम लोग तो बैंक में लगा दिए हैं। टी का 96% पैसे को, नेट इनकम को कहाँ पे लगा दिए हैं? बैंक में। बैंक हमको ब्याज दे रही थी, तो पहले 4% देती थी, आज दे रही है 3.75%, यानी कितना परसेंट कम दे रही है? 0.25%। तो इसका मतलब हमको उस पैसे का उतना परसेंट कम ब्याज मिलेगा, यानी इसका हमको 0.25% ही ब्याज मिल रहा होगा। आप कम बोलिए हाँ या ना। जैसे आपका नेट इनकम 1000 रुपया होता, सपोज़ ये आपका नेट इनकम है, हम बोले कि पहले इस पर 4% मिलता था ब्याज, तो कितना मिल रहा होगा? 40 रुपया। आज हम बोले कि 3% आपको इसको ब्याज मिल रहा है, तो कितना मिलेगा? 30 रुपया। अगर दूसरी भाषा में हम आपको बोले कि 1% ही तो कम मिल रहा है, तो 1% कम बोलिए या चाहे 10 रुपया कम बोलिए, बोलो हाँ या ना। तो 1000 का अगर हम बोले कि नेट इनकम का 1% अब कम मिल रहा है, तो क्या ये अलग बात हम बोल रहे हैं? तो वही चीज़ हम बोलना चाह रहे हैं कि नेट इनकम का आपको सिर्फ अब 0.25% कम मिल रहा है, तो उतना आपको कम अब ब्याज प्राप्त होगा। अब प्रश्न बोला है कि कितना कम प्राप्त हो रहा है? 24, अर्थात दोनों होना चाहिए आपस में बराबर। ये आपका नेट इनकम हुआ और नेट इनकम का 0.25% कम मिलेगा ब्याज। अब प्रश्न बोल रहा है कि 24 कम मिल रहा है ब्याज, दोनों होना चाहिए आपस में बराबर। ध्यान दीजिए, एगो दिमाग लगा ले, क्या दिमाग लगा लिया जाए, इसको भी 100% बना दिया जाए, क्या बेटर रहेगा? इसका लफड़े ख़त्म हो जाएगा, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं रहेगा। देखो 24 चौक बोलो, 25 चौका, तो टोटल इनकम 100 आ रहा है। कुछ परसेंट से सब खत्म हुआ। अब 25 चौका 100 से 100 घटेगा नहीं, हटेगा क्या चीज़? उतना ही रहेगा। सुनो 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 भाई लोग, दोनों नहीं गायब होगा ना, एक एक को ना गायब होगा, प्लस माइनस में नहीं ना है। आप लोग भी सो रहे हैं, हम सो रहे हैं, तो ई परसेंट जाएगा, इहो परसेंट जाएगा, इहो चल जाएगा। आप लोग भी मेरे साथ चला दिए, रुको, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। टोटल इनकम का 96% पे टैक्स लगेगा और इसका 0.25% कम लग रहा है, और यहाँ पे 24 कम आ रहा है। अब हम बोले इसको भी 100% बना दो तो आपका आसान हो जाएगा काम, परसेंट से परसेंट ख़त्म हो जाएगा। अब देखो 24 से 4 बार में 24 चौक 96, अब 25 चौका 100 से ये ख़त्म हो जाएगा, 2 जीरो ऊपर चल जाएगा, तो टी बराबर हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 0, यानी कितना? 10,000। और वही आपसे पूछ रहा था कि बताइए कि ऐश्वर्या का पूंजी कितना है, तो कितना है? 10,000। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो नहीं आया, तो अब क्या करें? चलो तरीका नंबर दूसरा भी हम लोग सोच सकते हैं। भाई पहले उसको ध्यान देना है, मेन चीज़ यही ध्यान देना। अगर यहाँ ध्यान नहीं देंगे तरीका नंबर दूसरा व्यर्थ है। ये 4% से 3.75% होना मतलब नेट इनकम में 0.25% की कमी।
नेट इनकम से ना 2.25% कम हो रहा है कि कुल पूंजी ही लगा के रख दिया है? कुल पूंजी तो नहीं ना लगाएगा। एक ऐसा क्यों? क्योंकि क्या कह रहा है कि शुद्ध वार्षिक आय में उसका कमी आ रहा है, ब्याज की दर इतना से इतना होने पर, यानी कि वह शुद्ध पूंजी ही लगा के रखा था बैंक में, तो बैंक वाला ब्याज कम किया तो उसका शुद्ध आय पर भी उतना रुपये का प्रभाव पड़ रहा है। तो हमको शुद्ध आय यहाँ से चाहे तो हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? हमको यहाँ से दिख रहा है कि 24 रुपये का कमी, या प्रश्न में दिख रहा है 0.25% की कमी। हम उसका नेट इनकम अगर निकालना चाहेंगे तो कैसे गुना? 100 से। नेट इनकम 100 रुपया था, 100 रुपया हमने जमा किया, उसमें से पहले 4% ब्याज मिलता था, आज 3.75% ब्याज मिल रहा है, यानी कि 0.25% कम ब्याज मिल रहा है। किसका? नेट इनकम का। तो अब यहाँ से हमारा हल कर लेते हैं। तब 25 चौका 100 और 24 चौक 96 और 2 को 0 और बढ़ जाएगा ऊपर में, होगा ना? बताओ ये 96 से कौन चीज़ आया? वह पूंजी जिसको हमने बैंक में जमा कर रखे थे, हाँ या ना? यानी कि ये नेट पूंजी, और इतना जमा करती है कब? 4% टैक्स पे करने के बाद, यानी कि कंपनी को बैंक में देती होगी सिर्फ 96%, तो कमाती कितना होगी? हम यहाँ लिखते तो आप और टेंशन में आ जाते हैं, तो हम यहीं पे लिख देते डायरेक्ट। इतना हुआ कब? जब 4% ब्याज दिए तब। तो शुरू में कितना था? तो 100। तो और लटपटा जाते आप। चलिए, जो आपको समझ में आया वैसे समझने का प्रयास कीजिए। कह रहे अप्रैल 2022 में मेरी आय 1 लाख रुपया से बढ़कर 100 रुपया हो जाती है तथा आयकर की दर पहले से इतना से कम है, परंतु मेरे द्वारा दिया गया कर उतना ही है। आयकर सेम है, आयकर की दर में 9% का अंतर है। ध्यान दो, आयकर की दर जो है 37.5% कम हो जाता है। तो 37.5% का मतलब पता है कितना होता है? 12.5% का 3 गुना है। 12.5% का मतलब 1/8, तो उसका 3 गुना 3/8। 3/8 का कमी, यानी पहले आयकर लगता होगा 8, कम होगा 3, तो अब लगेगा 5। आयकर की दर में इतना % की कमी का मतलब पहले लगता होगा 8, कम होगा 3, तो अब देना पड़ेगा, लगेगा 5। प्रश्न में बोल रहा है कि आयकर के दर में 9% का अंतर है। कितने का अंतर? हमको दिख रहा है यहाँ कितने का अंतर? पहले का निकालना है तो कैसे गुना? अब बाद का निकालना होगा तो 3/8 24% और 3 बचे 15%। इसका मतलब पहले आयकर का दर था 24% और बाद में हो गया 15%। इस तरह से 37.5% का कमी हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अब क्वेश्चन को हल कर लेते हैं हम लोग। 1 लाख रुपए से बढ़कर इतना रुपया हो जाती है। देखिए, मान लेते हैं पहले का आय रहा होगा, तो हम टैक्स कितना दे रहे हैं? 24%। अब आय कितना हो गया? B। कितना टैक्स दे रहे हैं? 15%। और ये दोनों होना चाहिए आपस में। ये हम नहीं, क्वेश्चन बोला आयकर उतना ही रहता है, टैक्स सेम है। तो 3 बचे 15, 3/24, यानी ये अनुपात B के साथ 5 लगा है तो A के पास जाएगा, A के साथ 8 लगा है तो B के पास जाएगा। A और B यानी पूंजी का अनुपात निकल गया। अब प्रश्न में बोला है कि 2022 में मेरी आय कितना थी? 1 लाख रुपया शुरुआत में, और हमारे पास रेशियो में कितना है? 5। तो x का 12.5%, x का 12.5% मतलब समझ रहे हैं? 100 रुपये हो जाती है, माने बाद वाले का 12.5%। तो बाद में कितना हो जाएगा? 8। इसका भी निकालना है 12.5%। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए और कुछ किए नहीं है, हल्का सा इसमें मिर्च मसाला लगा दिए हैं बस। चलिए फिर से वो बनाते हैं ऐसा ही कुछ क्वेश्चन, देखिए मज़ा आएगा।
एक व्यक्ति की आय 3,000 रुपये कमी आई और आयकर की दर 15% से बढ़कर 18% हो गई। भुगतान किए गए कर का अनुपात इतना है। आयकर 29%, दोनों स्थिति में कर मुक्त है। तय करा तो कोई मतलब नहीं पड़ेगा जब दोनों स्थिति में उतना है। तो ध्यान दीजिए, मान लेते हैं पहले का आय उसका ए था, बाद का इनकम उसका बी था। कर अब पहले आयकर कितना देते थे, तो अपने इनकम का ही तो 15% दीजिएगा और बाद में अपने इनकम का 18% दे रहे हैं। इस तरह से पहले का आय का टैक्स कर यानी आयकर इतना देते थे, अब आयकर इतना देते हैं और यहाँ पे रेशियो में बोल रहा है कितना, 3 अनुपात, अर्थात दोनों होना चाहिए आपस में बराबर। क्या ये बात समझ में आया आपको? तो यहाँ से ए अनुपात बी अब हम पता कर लेते हैं। 18 तिया 54 ए, 15 दूनी 30 बी, तो 6 5 30 और 6 9 यानी ए और बी यानी कि पूंजी का अनुपात निकल गया 9 अनुपात 5। प्रश्न में बोला है 3,000 रुपया की कमी हुआ है और यहाँ पे देखिए 9 से हो गया 5, कितना कम हो रहा है। पूछ रहा है कि प्रारंभिक आय ज्ञात कीजिए, तो कैसे गुना। 4 से 25 बार में 25 9 225 यानी कि 225 गुना 3 यानी 675। समझ में आ रहा है? खाली हम ही समझ रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में हम चाहते तो लिख सकते हैं एक आदमी अपने प्रत्येक माह अपनी वेतन का 1/3 भाग बचाता है, 1/2 भाग बचाता है, 37.5% बचाता है, 33.33% बचाता है। कुछ लिख सकते थे, कुछ नहीं लिखे हैं तब वो कोई बात नहीं है। ध्यान दीजिए, करा एक आदमी हर कोई बचत करता है। एक आदमी अपने प्रत्येक माह अपनी वेतन का एक निश्चित बचत करता है, एक निश्चित बचाता है ताकि एक साल में वह एक गाड़ी खरीद सके। आप कितना बचाते हैं हमको नहीं पता है, लेकिन उतना ज़रूर बचा लेते हैं कि आप एक साल में गाड़ी खरीद सकिएगा। माने 12 महीना में आप गाड़ी खरीद लीजिएगा। आपका हर एक महीना क्या बचत होगा भाई? कह रहे तो ज्ञात करें कि उसे अपने बचत में कितने की वृद्धि करनी चाहिए कि उसकी कार 9वें महीना में खरीदा जा सके। अगर कहीं इमरजेंसी पड़ जाए कि ना हमको 9वें महीना में कार लेना है, तब आपको हर एक महीना कितना बचाना पड़ेगा, यही क्वेश्चन बोला है। तरीका नंबर 1, मान लेते हैं कि आप हर एक महीना 1 रुपया बचाते हैं, 100 रुपया बचाते हैं। कितना मान ली बताओ? 100 रुपया के छोड़ करके कुछ बोलना। 100 तो नहीं, हम एक मानते हैं, लेकिन आप 100 बोले तो 100 मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हर एक महीना 100 रुपया बचाते हैं, तो 12 महीना में हम अगर बचत करेंगे तो हम कार खरीद लेंगे। तो 12 महीना में टोटल बचत हम करेंगे कितना? 1200। बोलो हाँ या ना? अगर हर एक महीना हम कुछ निश्चित बचत करके 12 महीना में कार खरीदिए ले रहे हैं, हम बोले कि हर एक महीना मान लो कि हम 100 रुपया बचत कर रहे हैं, तो 12 महीना 1200 रुपये बचत करेंगे और कार खरीद लिया, अर्थात कार का मूल्य कितना? 1200 रहा होगा, तभी ना खरीद पाएंगे। अब चलो, क्वेश्चन बोला है कि हमको वो कार 9वें महीना में खरीदना है। कै महीना में? तो कार 9 महीना में खरीदे, चाहे 6 महीना में खरीदे, चाहे 12 महीना में खरीदे, कार का कीमत बदलने वाला। 1200 का चीज़ 1200 में मिलेगा, तो 1200 का चीज़ 1200 में मिलेगा। लेकिन पहले आप 100 रुपया बचत करते थे, अब बचत आप कितना करते हैं जो हमको, लेकिन एक महीना में 100 रुपया बचत और 9वें महीना में करना है आपको। और 9 महीना का बचत होना चाहिए कितना? 1200 के बराबर, तब ना कार खरीदाएगा। तो 3 3 का 9 और 3 4 के 12, यानी कि आपका बचत होना चाहिए 400/3 रुपया। तो रुकिए, अब जब करिए दिया है तो क्या दिक्कत है? पहले बचत कै रुपया करते थे बोलो? अब कर रहे हैं 400/3 का मतलब होगा 113.1/3। तो 100 का बचत 113.1/3 हो गया, अर्थात बचत में कै % का वृद्धि? ऑप्शन में भी गड़बड़ी है। 100 बचत करते थे, आज हम कुछ गड़बड़, ओहो 33 होगा। 300 और 400 है ना, 33.1/3% की वृद्धि। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, ये बोलिए। आ गया? चलो हम फिर से बोलते हैं तरीका नंबर 2।
हम बोले भैया कार का मूल्य पता कैसे चला, दिमाग लगाओ, मेथड यहीं से डिराइव होता है। तो आप बोलिएगा कि सर पर महीना कितना करते थे सेविंग, वो पता चाहिए था, और समय पता होना चाहिए था। अगर ये दो चीज़ पता है तो हम तुरंत फटाक से बोल देंगे कार का कीमत कितना होगा, हाँ या ना। और आप बोल रहे हैं ना कि सर कार का कीमत सेम है, भले 12 महीना में खरीदिए या चाहे 9 महीना में, कार का कीमत कौन चीज़ है। तो कार को फिक्स कर दीजिएगा और समय को घटा दीजिएगा, तो बचत को ऑटोमेटिक आपको क्या करना पड़ेगा, तभी ना ऐसा होगा। मूल्य को क्या रखना है, कांस्टेंट। कार का कीमत बदल जाएगा, 1200 पहले था तो 1200 में आज हो मिलेगा, भले अलग बात है कि 12 महीना की चीज़ 9 महीना में आप खरीदना चाह रहे हैं, यानी कि कार का कीमत तो कांस्टेंट रहेगा, कार की कीमत तो सेम रहेगा। जब कार की कीमत सेम रहेगा तो टाइम को घटाइएगा तो सेविंग को, यानी कि टाइम और सेविंग आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शनल होंगे, नहीं होगा। खर्च बराबर आप लोग बताते थे ना कि क्वांटिटी इनटू रेट, तो खर्च को अगर कांस्टेंट रखना होगा तो क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो रेट घटेगा, रेट बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी घटेगा। वहाँ पे रेट और क्वांटिटी आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शनल होते थे। तो यहाँ भी हम वही बोल रहे हैं कि कार तो एक ही है, कार का कीमत तो वही है, यानी कार का कीमत तो फिक्स रहेगा, बशर्ते आपने समय को कम कर दिया है। तो समय को जब आप कम कीजिएगा तो आपके बचत को तो बढ़ाना ही पड़ेगा। और वही क्वेश्चन भी पूछा कि कितना % बढ़ा दिए बचत, तो रुक जाओ। टाइम का रेशियो, पहले टाइम कितना लगता था और अब कितना लगना चाहिए, तो 3 चौक के 12, 3 3 का 9, ये समय का रेशियो था। तो सेविंग का रेशियो फटाक से बोलो कितना हो जाएगा, तो 3 का चीज़ 4, यानी कै % का वृद्धि बचत में, 3 का चीज़ 4 हो गया, कितना % बढ़ेगा, ढेर तो यूँ सोच रहा 33 से आएगा, 3 का चीज़ 33 कैसे हो जाएगा, अरे गधा। ये आपके लिए छोड़ देते हैं। चलिए आइए 27, ध्यान दीजिए। सेल्समैन वाला में बोले थे कि 2 कंडीशन आएगा, एक तो सेल्समैन अपने पास पैसा रख लेगा, मतलब सेल्समैन का आय दिया रहेगा, या तो दूसरा कंडीशन हो सकता है कि ऑनर का आय दिया रहेगा। कोई बात नहीं, दोनों के लिए अलग नियम नहीं लगाना है, आपके लिए हम तरीका बता रहे हैं। नहीं तो 5 साल पहले अगर कुछ बताए होंगे तो इतना हम लाइन ग्राफ और पाई ग्राफ नहीं ड्रॉ करते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए यही बेटर भी है, तो आप समझिए। कर एक एजेंट को 10,000 रुपये तक की बिक्री पर 5% और इससे अधिक बिक्री पर 4% कमीशन, यदि कुल बिक्री पर कमीशन काटकर शेष धन इतना कंपनी को दे दिया। देखो ये 31,100 रुपया जो पैसा है वो कंपनी का पैसा है, एजेंट का कमीनी नहीं है, तो सेल्समैन का आय नहीं है। तो जाहिर सी बात है, सेल्समैन अगर 25% रखेगा तो 75% कंपनी को जाएगा, सेल्समैन अगर 10% रखेगा तो 90% कंपनी को जाएगा, सेल्समैन अगर 5% रखेगा बिक्री का तो 95% कंपनी को जाएगा। कोई माथा अलग नहीं लगाना इसमें, ये तो बिना दिमाग वाला क्वेश्चन है कि एक एजेंट को 10,000 रुपये तक की बिक्री पर 5% कमीशन मिलेगा। 10,000 रुपये तक की बिक्री पर 5%, यानी 10,000 का 5% वो रखेगा 500 रुपया। तो जाहिर सी बात है कि 9500 किसको मिलेगा, कंपनी को मिलना चाहिए ना। 5% अपने रखेगा तो 95%, 10,000 रुपये तक के 5% बोलबे क्या है कि 10,000 रुपये तक बिक्री करो, 5% कमीशन ले लो। तो 10,000 बेचारा बिक्री किया, 5% कमीशन मैंने 500 रुपया एजेंट को मिल पाया, इसका मतलब कंपनी को 9500 रुपया मिला होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अंत में फिर बोला है कि इस अधिक की बिक्री पे 4% कमीशनों मिलेगा, बिल्कुल सही बोला है। अब कुल कंपनी को 31,100 रुपया लौटा दिया है। ध्यान दो, कंपनी को तो अभी तक हमको दिख रहा था कि 9500 ही लौटना चाहिए था, लेकिन कुल बोल रहा है कि 31,100। अच्छा 1 मिनट रुको, तो ये कहाँ से इतना और एक्स्ट्रा कैसे आ रहा है? 31,100, 11 में से 5 गया 6, 10 में से 9 गया 1, 21,600। ये 21,600 और कहाँ से रिटर्न हुआ इसको? ओवरऑल हमको तो इतने दिखाई दिया कि भैया 10,000 तक बिक्री किया था तो 5% एजेंट रखता, 95% कंपनी रखता, तो 10,000 का 5% यानी 500 रुपया एजेंट को मिला होगा, 9500 रुपया कंपनी को लौटा दिया होगा, यानी कंपनी को तो 9500 टोटल रिटर्न होना चाहिए था। लेकिन यहाँ देख रहे हैं
31,100, यानी 21,600 रुपया और कहाँ से बीच में आ गया। लिखा है कि इससे अधिक की बिक्री पे 4% कमीशनों मिला है एजेंट को, उससे एक्स्ट्रा जितना भी बिक्री किया उस पर 4%। अच्छा, एक मतलब उससे ऊपर जितना बिक्री किया होकर में 4% तो एजेंट लिया होगा, एक मतलब 96% कंपनी को दिया होगा उससे ऊपर वाले बिक्री पे। यही होगा कितना, 21,000। तो कुल बिक्री वह उससे ऊपर वो कितना किया था ये पहले पता कर लेते हैं। तो 4 से 24 बार में या 4 से 25 बार में, ये आपको लग जाता है 9 बार में। 25 9 225 यानी 22,000। तो यानी कि 10,000 से ऊपर और वो बिक्री कर दिया है 22,500, यानी टोटल बिक्री क्या होगा 32,000। चलिए अब लाइन ग्राफ पाई ग्राफ पर आ जाइए, क्योंकि आप वैसे ही ना समझिएगा। आपका तो दिमाग में बैठ गया है कि चाहे कुछ हो जाए, हमको तो बस रटंत विद्या से बताइए, हम समझेंगे अच्छा से। एक एजेंट को 10,000 रुपये तक की बिक्री पर 10,000 रुपये तक की बिक्री पर 5%, इससे ऊपर वो जो भी बिक्री करेगा उस पर उसको 4% कमीशन मिलेगा। लेकिन ध्यान देना, 31,100 रुपया किसका इनकम है, मालिक का, कंपनी का। तो हमको मालिक का ही निकाल लेना है, ये हम लोग एजेंट का लिखे हैं ये सब। तो अगर 5% एजेंट का होगा तो यहाँ इसको 95% मिलेगा, यानी कि 10,000 का 95% कितना, 9500। कंपनी का आय हम निकाल रहे हैं 9500 प्लस 4% यहाँ जो भी इससे 10,000 से ऊपर वाला बिक्री हुआ होगा उस पर 4% एजेंट लिया होगा, तो इस पर 96% कौन लिया होगा, यानी कंपनी को टोटल इनकम यही रहा होगा 9500 प्लस 96%, इससे ज़्यादा नहीं ना होगा। और ये किसके बराबर है, 31,000। हल कर लो, आंसर मिल जाएगा। तो 96% बराबर डायरेक्ट बोल दो, कितना हो जाएगा 22,500। कितना आ रहा था, 26,100 आया था क्या, 21,600, ये 21,600 आएगा। 95 से उधर घटेगा तो 21,600 आएगा, देख लो घटा के। तो 96% बराबर 21,600, तो 100% बराबर कितना, 22,000। 22,500 कौन चीज़ हो गया, ये 100% यहाँ पे 96% बराबर आया 21,600, तो यहाँ पे 100% तो निकाल लिए, तो ये आ रहा है 22,000, तो ये आ गया आपका 22,500। और 10,000 इधर है, तो टोटल बिक्री वो कितना किया होगा 22,000। नहीं समझ में आया तो बोलो, अभी भी तरीका बहुत है। जिनको और नहीं समझ में आएगा वो क्या करेंगे भाई, चलो अभी भी उम्मीद है कुछ लोगों को, ध्यान दो। उम्मीद है कि लगता है सर समझाइए देंगे हमको। तो 10,000 रुपये तक की बिक्री पर 5% एजेंट को, तो 95%, 4% एजेंट को, तो 96% कंपनी को। माना कि इधर 100 रुपये का बिक्री किया था वो, तो कंपनी का आय हम निकाल लेते हैं। तो 10,000 का 95%, यानी 9500 भी डायरेक्ट यहाँ लिख सकते थे हम, अब प्लस एक्स का 96%, इतना मिला करके टोटल कंपनी को कितना मिला सर, यही कहा नहीं पहले बता दिए थे, कितना आराम
इधर भी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब 15,000 से ऊपर जो बिक्री करेगा ओकरा पर 1% बोनस देता है, सही है। यदि यहाँ से भी कई रास्ता है, वो रास्ता की कमी है, क्या बोले हम। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर 52,350 रुपये कंपनी में जमा कर दिया, रुक जाइए, कितना सरल काम है। गधवो बोलेगा कि सर 12% हेजा तक तो उसको मिलिए गया, तो एक मतलब 88% कंपनी को मिला होगा यहाँ पे। फिर बोलेगा कि सर 13% तो यहाँ एजेंट को मिला है, तो एक मतलब 87% कंपनी को यहाँ मिला होगा, नहीं मिला होगा। तब 15,000 का 88% पहले हम लोग हल कर लेते हैं। तो 0 15/20 से 120 अब 12 132, यानी कि कंपनी को इधर मिला होगा 13,200 रुपया, 13,200 रुपया। अब प्लस इधर 87% और इतना ही बराबर दिया हुआ है कितना, 52,350। हल कर लीजिएगा, कर लेते हैं, कहाँ इतना मेहनत करेंगे आप। तो 87% बराबर, इसमें से हम ये वाला घटा लेते हैं, कितना है 13,200, यानी कि 39,150। ये आ गया आपका 39,150। 3 से एक बार काट लेते हैं, 3 से 29 बार में, और 3 से 13 बार में, और 3 से 5 बार में, एक 0 तो रहबे करेगा। चलिए 29 से कटना चाहिए, 29 बचे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 29 चौके 116, तो 16 और 14, तो 29 बचे 45 से, यानी कि यहाँ पे 1% का मान 45 आ गया ना, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा 45। एक 0 भी है, एक 0 था ना इधर, 13,050 था, तो 100% बराबर 45,000, यानी इधर उसका बिक्री कितना हुआ है 45,000। लेकिन आपसे देखो पूछ क्या रहा है, कुल बिक्री बताओ, तो 45,000 और 15,000 कई हज़ार। लेकिन भाई लोग, जो लोग अच्छा समझ रहा होगा वो इतना कहानी मत रचना, कोई फ़ायदा नहीं है। सतासी % है, 88% कहाँ लिखे हैं। दोनों को, अच्छा 87% दोनों को नहीं बना सकते हैं, मना थोड़े की है, बनाने के तो कुछ बना सकते हैं। हमको लगा जो ये किए वो नहीं समझ में आया, ये किए समझ में आया ना, काहे दो दिमाग लगाना है। इसमें नहीं समझ में आया तो वो बोलिए कि हाँ ऐसा हुआ चाहे वैसा हुआ। करने के लिए तो बहुत कुछ किया जा सकता है, हम तो कई बार रट रहे हैं। आप आपको तो शुरू में बोले हैं ना कि जब तक न्यूटन का तृतीय नियम काम नहीं करेगा, जबकि आप लोग जानते हैं कि यूनिवर्सल लॉ में आता है, फिर भी आप लोग यूनिवर्सल में, हम लोग बाहर हैं उससे, हम लोग आउट ऑफ यूनिवर्स नहीं ना है कि कोई अजूबा ग्रह भी आ गया जिसमें हम लोग रह रहे हैं। तो आप लोग के लिए न्यूटन थर्ड लॉ काम में नहीं कर रहा है, तो मेरे साथ कैसे काम करेगा आप ही बताइए। चलिए लगता है 6 नंबर भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, फिर से हम बता देते हैं आपको। लिख रहा है कि कुल बिक्री पर 9% कमीशन, तो कुल बिक्री पर 9% कमीशन देगा तो ये जो मिलेगा इसको इधरों मिलेगा। अब 20,000 से ऊपर पे 1% बोनस, 1% बोनस इधर भी इसको मिल जाएगा। अब कितना इजी क्वेश्चन हो गया।
जब कंपनी को यहाँ 9% मिलेगा तब बाकी 91%, सॉरी एजेंट को 9% मिलेगा तब बाकी 91% कंपनी को मिलेगा। इधर यहाँ एजेंट को 10% मिल रहा है तो बाकी को 90% मिलेगा। इसमें क्या पेन लगाने की ज़रूरत है भाई, अभी भी तो देख के आप बना सकते हैं। यही चीज़ हम करेंगे, थोड़ा सा घुमा फिरा के डायरेक्ट कर देंगे और क्या करेंगे। तो यहाँ से इसका 91% निकालेंगे तो सीधे आ जाएगा 1,020,182, यानी कि 18,200 ये कंपनी का इनकम हुआ। यानी कि कंपनी को 18,000 शुरू में हम बोल दिए, ऐसा बात नहीं कि हम आपसे कोई चीज़ छुपाए हैं। ये कंपनी को मिलना चाहिए था, रिटर्न होना चाहिए था 18,200 रुपया, लेकिन देख रहे हैं कि टोटल रिटर्निंग हुआ है 63,000। लेकिन ऐसे बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं ना आएगा भाई, इसलिए हम भी नहीं चाह रहे कि आपको इस तरह समझाएं। आप ऐसे ही समझो, जब प्रैक्टिस हो जाए आप खुद कर लेना। तो 13 में से 8 गया 5, 5 में से 1 गया 4, यानी कितना 45,000। तो ये 45,000 जो और रिटर्निंग हुआ होगा ये कहाँ से हुआ होगा? 10,000 से 20,000 से ऊपर वाला जो रहा होगा, वहाँ जो एजेंट अपना पैसा रखने के बाद जो रिटर्न किया होगा वही रिटर्निंग हुआ होगा 45,000। और ये 45,000 कितने के बराबर है? क्योंकि 10,000 से ऊपर एजेंट रखेगा 10%, 20,000 से ऊपर एजेंट रखेगा 10%, तो कंपनी को रिटर्न किया होगा। और हमको दिख रहा है कितना 45, तो यहाँ पे 100% निकाल लेते हैं। कहाँ? 20,000 से ऊपर वाले का बात हो रहा है। तो 9×5 = 45, यानी कितना हो गया 50,000। तो 20,000 से ऊपर बिक्री है इसका 50,000, और पूछ क्या रहा है? तो 50 और 20 70,000। इस 100 रुपया है क्या? अच्छा 31,100, ये तो सेम हो गया है, वो सेम है 32,500। चलिए ध्यान दीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। सब जो भी मिला है क्वेश्चन सब आदमी छाट छाट के डाला है जितना मिला। किसी महीने में पहले 1,000 रुपये की बिक्री पर 1%, उससे अधिक के बिक्री पर 20%। पहले आप समझ लीजिए वो कहना क्या चाह रहा है। 1,000 रुपये तक की बिक्री पर कै परसेंट? 1%, बहुत बढ़िया। 1,000 से ऊपर पर 20% मिलेगा, मैंने इधर 20% इसको मिलेगा। अब इसमें 2 कंडीशन दिया है, 2 महीने के बाद दिया है। कह रहा है कि पहले महीने में कै रुपये का बिक्री किया है 3,000। कह रहा है यदि 2 क्रमागत महीनों में उसकी कुल बिक्री, तब पहले महीने में उसका कुल बिक्री कितना है 3,000, और दूसरा महीना में कुल बिक्री 4,000। सुन लो, पहले महीने में कुल बिक्री 3,000 किया है, और कंडीशन दोनों पहले और दूसरे महीने के लिए भी सेम ही रहा है। तो फर्स्ट 1,000 रुपये तक तो 1% मिलेगा, और उससे ऊपर तक 20%। तो पहले महीने में बिक्री टोटल कितना हुआ है 3,000, तो 1,000 से ऊपर पैसा बचा कितना 2,000, तना टोटल बिक्री 3,000 कहलाएगा। तो पहले महीने में वो इतना बिक्री किया, और दूसरे महीने में वो क्या होगा 1,000 से ऊपर इतना, और 1,000 से ऊपर हो जाएगा इधर 3,000। टोटल बिक्री दूसरे महीने में कितना है 4,000। कमीशन तो वही 20% और 1% मिलेगा उसको। क्या यहाँ तक बात समझ में आया? तो पहले महीने में उसको कमीशन कितना मिलेगा 1,000 का 1%, तो 1,000 का 1% माने कितना 10A। 1,000 से ऊपर पे उसको यानी कि 2,000 पर मिलेगा कितना 20%, यानी कितना, देखो कितना बढ़िया से बोला है। तो हम आपसे पूछेंगे कि बताओ तो एजेंट के टोटल कितना कमीशन मिलेगा, तो आप बोलिएगा 10 या प्लस 20 भी। ए और बी क्वेश्चन में रखा है ना, हम थोड़ी रखे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उसका कमीशन क्रमशः 900 और, यानी पहले महीने में उसका कुल कमीशन कितना है। आप माजरा समझ गए कि ओ समझ गए सर अब क्या करना है। दूसरे महीने में 1,000 पे 1% यानी 10A तो मिलवे करेगा, और दूसरे महीने में 20% किसका मिलेगा 3,000 का, क्योंकि टोटल बिक्री उस दूसरे महीने में 4,000 हुआ था। तो यहाँ 3,000 का 20% कितना मिलेगा 30B, यानी कुल कमीशन उसका इतना ही रुपया होगा। प्रश्न में बोल रहा है कितना है। बड़ा आसान काम हो गया। क्या करो कि सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो तो ये गायब हो जाएगा, और 30 में से 10 चल जाएगा तो बचेगा 10 गो, और इधर 1300 में से 9 चल जाएगा 4 गो, यानी कि बी का मान कितना आ गया
अब b का मान 40 आ गया तो a का ही मान बता सकते हैं, a प्लस b चूँकि पूछ रहा है, तब b बराबर 40, तो a बराबर 4 दूनी 800, 900, 100, a बराबर 10, तो 40 और 10 a बराबर a प्लस b बराबर पूछा गया है। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए 1,000 रुपये तक की बिक्री पर A% और 1,000 से ऊपर पहले महीने में चूँकि टोटल बिक्री हुआ है 3,000 का। यहाँ भी रास्ते हैं, अगर ये नहीं समझ में आएगा तो और उपाय कर देंगे हम। 3,000 में तो अगला 2,000 बच जाएगा 1,000 से ऊपर, इस पर हमको मिलना है B%। ये हुआ आपका केस नंबर 1। तो टोटल हो जाएगा आपका 1,000 का A% यानी 10A अब प्लस 2,000 का B% यानी कि 10B 20B और इतना कमीशन दिया हुआ है कितना 900। सेकेंड केस में कह रहा है, नहीं सब नहीं हुआ है ना, देखिए सेकेंड केस में आपका कह रहा है कि टोटल 4,000 का बिक्री हुआ है, तो 1,000 पर तो A% 1,000 से ऊपर तब कितना पैसा बच जाएगा 3,000, यहाँ इसको मिलेगा B%, यानी कि 1,000 का A% यानी कि 10A अब प्लस 3,000 का B% यानी 30B और इस तरह से टोटल कमीशन कितना हो रहा है 1,300। ये हो गया आपका केस नंबर 2। चलो ध्यान दो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कह रहा है एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 20% कमीशन, ध्यान दो, सेल्समैन को कुल बिक्री का 20% कमीशन देगा, टोटल बिक्री का 20% कमीशन देगा। इसके अलावा शुद्ध लाभ जो कि कुल लाभ माइनस सेल्समैन का कमीशन, हाँ यही तो कहलाएगा उसका शुद्ध लाभ। कंपनी के लिए शुद्ध लाभ क्या हो सकता है भैया, तुम्हारा खर्चा वर्चा दे के जो मेरा बच गया वही मेरा नेट इनकम कहलाएगा। पर 10% बोनस, यदि कुल बिक्री लाभ क्रमशः 10 लाख रुपए, इतना कुल बिक्री एवं कुल लाभ क्रमशः 10 लाख रुपए और 1,32,000 रुपये हैं। यदि कुल बिक्री कंपनी का कुल बिक्री कितना लाख 10 लाख का हुआ है, कंपनी को टोटल लाभ कितना हुआ 1,32,000, ये गिवन है। तक कह रहा है कंपनी वाला तय किया था कि बउआ जो भी बिक्री होगा उस पर हम तुमको 20% दे देंगे। तो कुल बिक्री हुआ है कितने का 10 लाख का, कंपनी का कुल बिक्री कितना हुआ है 10 लाख एवं कुल लाभ कितना है 1,32,000। अब 1,32,000 कुल लाभ है तो उसमें से कुछ एजेंट भी तो लिया होगा, कंपनी का शुद्ध लाभ नहीं है 1,32,000। तो ध्यान दीजिए, हमको सेल्समैन का इनकम पता करना है, तो सेल्समैन के 2 जरिया से इनकम आया है। एक तो कुल कमाई का बोला, कुल बिक्री का बोला गया था 20% देंगे, तो कुल बिक्री हुआ है 10 लाख और उसका 20% यानी 20,000। 10 लाख का 20% 2 लाख हो जाएगा, 3 2 5। अब ध्यान दीजिए, कुल बिक्री पर तो 20% ले लिए और दूसरा कंडीशन है कि उसको 10% बोनस भी देगा। किस पर, इसके अलावा शुद्ध लाभ पर 10% बोनस देगा। ध्यान दो, इस वर्ड को ध्यान दो। हम आपसे पूछेंगे कि किसी कंपनी का टोटल इनकम कैसे हुआ, अगर इस तरह से सोचे तो आप बोलिएगा सर टोटल इनकम पता है कैसे होगा, नेट इनकम आप प्लस सेल्समैन को जो बोनस दिया होगा ना, यही इसका टोटल इनकम होगा, नेट इनकम, और उसमें कंपनी का बोनस दोनों जुटा होगा, सेल्समैन का बोनस, यही उसका टोटल ये रहा होगा नेट टोटल इनकम। तो ध्यान दीजिए, अगर हमको 10% बोनस देना है शुद्ध लाभ का, एकर मतलब ये हुआ
शुद्ध लाभ का 10% बोनस देना है, तो इसका मतलब टोटल शुद्ध लाभ यदि 100 रुपया हुआ होगा, नेट प्रॉफिट अगर 100 रुपया हुआ होगा, तो इसमें हमको बोनस कितना दे देना है? 10 रुपया। क्या यहाँ तक ठीक बोल रहे हैं? तो कोई हमको बता सकता है कि कंपनी का टोटल इनकम कितना रहा होगा? अरे भाई, नेट प्रॉफिट 100 रुपया था, बोनस मिला है 10 रुपया, यानी कि कंपनी का टोटल सेल या इनकम जो रहा होगा वो 110 रुपया रहा होगा। अब ध्यान दीजिए, सेल्समैन का आय पूछा गया था। सेल्समैन को दो तरीके से आय मिला है, एक तो कुल लाभ का 20% और दूसरा बोला है कि शुद्ध लाभ का 10%। कह रहा है कि कुल लाभ जो है वो 1,32,000 है। कुल लाभ कितना है? 1,32,000। तो देखो, कंपनी का टोटल इनकम बोलो चाहे कंपनी का टोटल प्रॉफिट बोलो, बात तो सेम है ना। अगर हम बोले कि टोटल कितना कंपनी कमाया है या कितने लाभ लिया, तो बात तो सेम है। तो टोटल जो है 1,32,000 रुपया कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, कुल प्रॉफिट। और हमको दिख रहा है यहाँ पे कितना? 110। हमको बोनस उसका पता करना है कि कितना दिया है। तो कितना दिया है? तो 11 से 12 बार में कट जाएगा, यानी कि 12,000। यानी बोनस के रूप में सेल्समैन को कितना मिल जाएगा? 12,000। तो टोटल उसका प्रॉफिट सेल्समैन का कितना होगा? 2,12,000। ऑप्शन सब गड़बड़ है। दो 2,12,000। ध्यान दीजिए, एक बार फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं। बोला है कि शुद्ध लाभ पर 10% बोनस देंगे, यानी कि कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ होगा 100 रुपया, तो उसको बोनस दिया जाएगा 10 रुपया। नेट प्रॉफिट 100 रुपया, बोनस दिया जाना है उसको 10 रुपया। तो कंपनी के पास पैसा आया कितना था? 110 रुपया। यानी कंपनी का टोटल प्रॉफिट जो बोलिएगा वो कितना बोलिएगा? 110 रुपया, या टोटल इनकम उसका बोलिएगा 110 रुपया। प्रश्न में बोला है कुल लाभ कंपनी का 1,32,000 है, हमको रेशियो में दिख रहा है 110। बोनस हमको खाली निकालना होता तब तो 10 से गुना। अगर सिर्फ कंपनी सेल्समैन का बोनस पूछता तब तो 12,000, लेकिन सेल्समैन का कुल कमाई पूछ रहा है, तो भैया कुल बिक्री का ही 20% निकाल रहे हैं। तो 10 लाख का 20% कितना होता है? 2 लाख। 20 25 और 2 25 10 2 लाख। और यहाँ 12,000 कैसे होगा? सोचना भी मत। ये 12,000 जो है उसका सिर्फ बोनस है। तो अब आप लोग ट्राई कर सकते हैं, जो भी 2-4 क्वेश्चन है। टाइप 28 से पहले और कोई टाइप है जिसका डिस्कशन अभी तक नहीं हुआ है? कौन सा? टाइप 18? टाइप 18 में कौन सा नहीं बताएं?
टाइप 28 से पहले कोई छूटा है तो बताइए। 23। तो 23 में बोलो क्या छूटा है 23 में, बताओ जल्दी। तेईस में बोलो जल्दी। चलो 23 आ गया सामने, अब बोलो इसमें कौन सा नहीं बना है। तेईस में बोलो जल्दी। तेरह नंबर तो बोले थे ना कि नहीं बताएंगे। एवरेज का सीट देख लेना, उसके बाद पूछना। और ना तो 13 नंबर पे एक शर्त पे बताएंगे कि समझाएंगे नहीं। चलो हम बना देते हैं। 4:5 के अनुपात में क्रमशः खर्च और बचत करता है। खर्च की राशि को 3:2:3 में अलग जगह थी करता है। 3 3 6 2 8, इधर कर देते हैं 4 2। अब यहाँ पे बोला है कि इसमें भोजन वस्त्र और शिक्षा में इसमें 20%, एकरा में 40% और एकरा में 50%, और जबकि एकरा में कह रहा है कि 5% कम कर देंगे। छोटा है डायरेक्ट गुना कर लेंगे। 20 तिया 60, 40 दूनी 80, 140, और 50 तिया 150, 290, और 10 25 50, यानी कि 240। 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, 10 और 8 18, 36 18, 6 चौका 24, 13.1/3%। बताया वो क्वेश्चन है ना, बताएंगे बार बार। आगे बोलिए। बीस नंबर कर एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी के 3 पेपर ABC बैठना था। परीक्षा ने पेपर ए में 75% अंक, 20 भी पूछ रहे हैं लोग। आप लोग कभी वर्ड सुने हैं भाव देना? सबसे ज़्यादा भाव कौन देता है? अब इसमें लिखा है कि वेटेज दिया गया है, भाव दिया गया है। भारांक, वेटेज, भाव किसका दिया जाता है भाई? किस बात का भाव? देखो आपका एग्ज़ाम होता है तो हम जैसे आपको कल एगो वेटेज हम दिए हैं एक चीज़ का, बोले हैं कि टाइप 1 से लेकर टाइप 20 तक ही अधिकांश प्रश्न होंगे, तो हम आप 1 से लेकर 20 तक का भाव हम बढ़ा दिए हैं। कहने का मतलब कोई भी चीज़ का हम बोले कि इसका हम वेटेज दे रहे हैं, इसका मतलब उसका हम ये बता रहे हैं कि हम आपको उसमें कितना, जैसे एग्ज़ाम के लिहाज से अगर बोले कि हम 27% 50 मार्क्स दे दिए हैं वेटेज, इसका मतलब उस विभाग से 50 अंक का प्रश्न आएगा। जैसे हम बोले मैथ्स का वेटेज 60% रहेगा, तो आप समझिएगा अच्छा सिर्फ 60% मैथ्स से क्वेश्चन रहेगा। हाँ रहेगा, आपके एग्ज़ाम में भी देखते होंगे। जैसे कोई ऐसा एग्ज़ाम का नाम बताइए जिसमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग ये सबसे अलग अलग ही रहता होगा। जैसे आप कोई छोड़ो ना, हम ले लेते हैं कोई एग्ज़ाम ले लो, मैथ में 50 क्वेश्चन का, इंग्लिश में 20 क्वेश्चन का, रीजनिंग में सपोज 30 क्वेश्चन का, ऐसा रह गया। तो आप क्या करिएगा, मैथ के लिए 100 अंक के लिए मेहनत कीजिएगा, 50 अंक ला सकते हैं ना। तो अगर हम बोलेंगे कि इसका वेटेज हम लोग कितना कितना दिए हैं, तो मैथ्स का वेटेज है 50, इंग्लिश का वेटेज है 20, रीजनिंग का वेटेज 30, इससे कम ज़्यादा नहीं होना है। यानी 30 ही अंक के पूछे जाएंगे, 20 अंक के पूछे जाएंगे और 50 अंक के मैथ से पूछे जाएंगे। तो ये इनका वेटेज हुआ, इस रेशियो में ये पूछे जाएंगे, इस रेशियो में इनका मिलने वाला होगा।
तो ये सब छोटा छोटा वर्ड में आप तो लिखा गया कि ABC 3 पेपर है और इनका वेटेज मार्क्स कितना कितना दिया गया, कितने कितने नंबर का आएंगे देख लो। ABC को क्रम से इतना भारांक दिए गए थे 40%, 50% और 10%। मतलब ये तीनों सेक्शन से इतने इतने परसेंट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतने इतने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक काम करो, इसको रेशियो में लिख लो। पहले वाले से कै परसेंट, पहले वाले में कितने परसेंट प्राप्त किए? 75%। कितना, किसका 75%? जितने नंबर का आपका एग्जाम में आना था उसका 75%। एग्जाम में बोला था कि भैया इसका वेटेज 40% रहेगा, इससे हम 40% प्रश्न पूछेंगे और उसमें से आप 75% लाए हैं। दूसरका में बोला है 80% और तीसरा में बोला है 60%। तो बताइए कि पूरे में कै परसेंट हल हो जाएगा? चलो किसी एक को मान लेते हैं, ज़्यादा लेकर आ रहा है ज़्यादा लेकर आ रहा है फ़ायदा होगा +2 या चाहे ना दो। कितने का? 5 से, तो 5 का 25। कम लेकर आ रहा है नुकसान होगा -1 से 15 का, तो 15 1 से बटा 15। अब बटा कह के लिए 5 9 और 1 10, तब 25 में से 15 गया 10, 10 बटा 10 1, तो 75 और 1। ये तो लगता है बताए थे हो। और कोई छोड़े हैं? बोलो जल्दी। 20 का 24। बता दिए हैं वोट वाला। सेमी क्वेश्चन कराए थे उस दिन। नहीं आए। करा एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया, तो यानी कि 98% भाग लिए हैं नामांकित व्यक्तियों में से। यानी कि जितने भी टोटल वोटर होंगे उसमें से 98% वोट दिए हैं, भाग लिए मतलब वोट दिए हैं, और 500 वोट अवैध था। कोई बात नहीं है, 2 उम्मीदवारों ए और बी चुनाव लड़ा, ए ने बी से इतना वोट से हरा दिया, बहुत बढ़िया बात है। एक बात लिखा हुआ है, यदि मतदाता सूची में अंकित व्यक्तियों के 43% ए को दिया। ए को किसका 43%? यानी कितना इसको मिला होगा? 43। सही है। अब रुक जाओ। अगर मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% ने ए को वोट किया, यानी कि टोटल वोट यहाँ से हम बता सकते हैं कि कितना होगा। अच्छा, 2 वोट से हरा भी दिया था, कोई बात नहीं। टोटल वोट था 100, जिसमें से 2% ने वोट नहीं डाला है, यानी कि 98% वोट डाले हैं। 500 वोट अवैध था, ठीक है, कोई बात नहीं है। यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति हुई, तो आसान है वो। रुक जाओ, तो एक काम करो, बी को हम टोटल वोट दे देते हैं। बी को, ए को 43 वोट मिला है, तब बी को टोटल वोट तो 98। अगर एक भी अवैध नहीं होता, कहने का मतलब कि अगर एक भी अवैध नहीं होता तो टोटल ए और बी में 98 वोट बढ़ जाता, तो मतलब इसको कितना मिलता? 55 होगा कि 45 होगा? होगा ना 55। अब सुन लो,
55 होगा बी को, तब 55 होगा बी को, यानी कि सब अवैध को भी हम वैध मान चुके हैं। तब यानी कि जितना अवैध वोट भी था वो सब हम किधर ट्रांसफ़र कर दिए, बी को दिए हैं। तो अवैध वोट था कितना, यानी कि बी को भी तो हम 500 दे दिए हैं ना। तब जा कर के इनमें जीत और हार का अंतर हो रहा है। ऐसे देखो तो कितने का, 12 का। क्वेश्चन में बोला है कि 200 वोट से हरा दिया है। पता है एक्चुअल में 200 वोट से ये लोग नहीं हारते। ए ने बी को 200 वोट से हराया है, तो ए अगर बी को 200 वोट से हराया होगा, ध्यान दो, ए अगर बी को 200 वोट से हराया, अगर बी के पास 500 होता तो ये क्या होता, 300 वोट से अंतर से हारता। और यहाँ पर कितना है, 12। पूछ रहा है कौन चीज़, कुल डाले गए मतों की संख्या, तो कितना, 4 × 12, 4 से 25 बार में। क्या हो गया, कुल डाले गए वोटों की संख्या कितनी है, टोटल 300 वोट से हार जीत का अंतर हुआ है ना। तो कुल डाले गए वोटों की संख्या कितनी है, 98 को ही तो डाला है। ये तो टोटल वोटर है ना 100 को, जिसमें से 2% भाग नहीं लिया था, तो 98 ही को ना डाला था। दो से 49 बार में, इधर 5, 0, 5 9 45, 5 का 20 2 22। ऑप्शन है में नहीं आ रहा। 9 5 45, 5 का 20 4 24 आएगा ना, 24 50। इक्वेशन लगता है बताए थे शायद। और कोई क्वेश्चन छोड़े हैं तो बोलिए। हैं 3000, हम बताए थे 3000 आया था, अभी 2450 आ गया। देखे, तब तो अगले बार पूछिएगा तो हो सकता है कुछ और मत आ जाए। -24 -200 300 बट्टा 12 गुने 100 गलत है ना, वो 100 से काहे गुना कर रहे हैं। और अगर हम 100 से गुना किए हैं तो हम गलत किए हैं। कुल डाले गए वोटों की संख्या में पूछ रहा है, कुल वोटर पूछता तो 100 3000 हो जाता। अरे भैया वहाँ 100 से गुना किए हुए हैं। हाँ तो वो टोटल वोटर की संख्या हो गया है। कौन, हाँ तो 2% भी उसमें इंक्लूड रहेगा, या तो उसमें 2% और ऐड कर देंगे तो फिर 3000 हो जाएगा। क्या x मान के बता दे क्या, चलो बता देते हैं, रुको। देखो इधर कुल वोटर है 100, टोटल वोटर कितने हैं 100। कह रहा है कि 2% भाग नहीं लिया, यानी वोट डाले कितने 98। कह रहा है कि जो जीता है उसको ए को मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों के 43% ए के पक्ष में किया। अच्छा ठीक है, ए को जो वोट मिला है वो 43%, तो बी को कितना मिला होगा ये कैसे पता चलेगा।
तो जीत और हार वैलिड वोट्स में होगा, तो वैलिड वोट्स पहले निकालना पड़ेगा। तो 500 वोट अवैध है, तो अवैध और वैध कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले इसको निश्चित बना लीजिए। कुल वैलिड वोट, कुल वोट में से जो अवैध मत है उसको घटा देंगे। तो हम अगर यहाँ वैलिड वोट्स लिखना चाहेंगे तो जितना भी वोट पड़ा है ना, ओकरा में से अवैध वोट को घटा देंगे, वैध मत मिल जाएगा। और यहाँ पे ए को जब 43 वोट मिला है तब बी को कितना मिलना चाहिए? तो 8 में से 3 गया 55, 9 में से 4 गया 5, 55 के प्लस 500, तो ना प्लस माइनस कट के 0 होगा, जोड़ जाड़ के 98 आना चाहिए। अच्छा, ये जोड़ के इसके बराबर होना चाहिए -500। ध्यान दीजिए, अब ए और बी में हार का अंतर दिया हुआ है कितने का? 200 वोट से। कौन किसको हराया है? ए ने बी को, तब बी छोटा होगा, ए बड़ा होगा, यानी कि ए के वोट में से बी के वोट को घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? इनके हार जीत का अंतर मिल जाएगा। तो 43 में से 55 जाएगा तो कितना बचेगा? -12 अब प्लस 500, तो उधर जाएगा तो हो जाएगा -300, तो के बराबर हो जाएगा 300/12। तो डाले गए वोटों की संख्या यानी कितना? 98 के। यहीं पे हम लोग लगता है डायरेक्ट आए थे ना। कुल वोटों की संख्या पूछता है तो कितना से गुना? 100 से। तो आप लोग अपना भी तो दिमाग लगाइए कम से कम। चलिए और बोलिए। और कुछ छोड़े हैं? चलिए, आपको 29 भी होमवर्क दिया गया था। अच्छा 28, हाँ तो 28 बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। बोलने से पहले शायद हम भूल जाएं, इसलिए आपको याद करा दें। होमवर्क लिख लेना है कहाँ तक? टाइप 29 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक। 20 को ज़्यादा नहीं ना है? अच्छा 17 को है, देखे ओ तेरी, तो बड़ा कम मिला हो। टाइप 29, चलो टाइप 28 में जल्दी बोलो, 5 मिनट में ख़त्म कर लो जल्दी। हैं? बोलो जल्दी। अभी जाते घरे टाइप 28 से हम चेक करके छोड़ेंगे, यो जान लो। हम कोई टाइप नहीं चेक करेंगे, टाइप 28 खाली चेक करेंगे। जो बन गया होगा नहीं पूछे होंगे, जो नहीं बन रहा होगा वो अभी हम बताएंगे, वो क्वेश्चन अभी ध्यान रखेंगे खाली हम अभी सब क्वेश्चन में यहाँ लिख कर रखेंगे। आप निशा जी रखिएगा लिख करके कि टाइप 29 का, टाइप 28 का कौन कौन सा क्वेश्चन हम बता रहे हैं अभी, ठीक है? वो क्वेश्चन के बाकी तो सबसे ट्राई होना चाहिए ना, जो नहीं पूछेगा, ठीक है? चलो वो अभी टाइप 28 हम चेक करके छोड़ेंगे। बोलो टाइप 28 में कौन कौन बताना है? हम पूछते चलते हैं लाइन से। एक 2 3
4 5 बन गया है 5। बड़ी मेहनती हैं आप लोग तो। 6 7 8 8 बना लिया आप लोग। 9 10 अरे भाई 10 बना लिए हैं आप लोग, तब तो आप लोग चमत्कारी हो गए हैं। हाँ देखिए 10 पूछ रहे हैं, पूछने दीजिए। कह रहा है कि कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदनी के मासिक वेतन के 16% के बराबर है। कौशल का मासिक वेतन और नंदनी का मासिक वेतन का 16% और ये 12% आपस में बराबर है। कौशल के मासिक वेतन का 12%, नंदनी के मासिक वेतन का 16% आपस में बराबर है। क्या यहाँ तक ठीक है आप लोग? कह रहे सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का जो है नंदनी का क्या है? आधा है। कटता है तो काट लो। 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, 2 आठे 16। प्रश्न में लिखा है सुरेश का वार्षिक वेतन 1.08 लाख रुपया है। अब कुछ लोग सोच रहा होगा कि सर ये तो वार्षिक दिया हुआ है और रेशियो महीना का दिले था, तो वार्षिक बदलने के लिए इसको काज कर लो, 12 से सबको गुना कर लो और फिर देखो रेशियो कितना आता है। तो कह रहा है 1.08 लाख रुपया किसका है? सुरेश का। रेशियो में हमको यहाँ कितना दिख रहा है? 3। तब पूछ रहा है कौशल का मासिक वेतन कितना है? तो कौशल का मासिक वेतन निकालना है तो कैसे गुना? 3 से 36 बार में कटिए जाएगा। 8 6 48, 24 और 4 28, यानी कि 2.88। 2.88 क्या चीज? सुरेश का वार्षिक वेतन रुको, सुरेश का वार्षिक वेतन 1.8 लाख रुपया है, तो कौशल का मासिक वेतन कितना है? ठीक है, तो 1 लाख का निकल गया, 1 साल का निकल गया ना, तो 12 महीने से भाग दे दो तो 1 महीने का पता चल जाएगा उसका कि कितना होगा। उसमें कौन चिल्लाना है? आगे बोलो। 11 कह रहा है कॉलेज के सभी छात्रों 12% खेलों में, कुल छात्रों का 10% गायन में, कुल छात्रों का 3/4 रुचि में। ये तो गधा बना देता, लेकिन आप लोग कौन कैटेगरी के आप सोचिए। टोटल छात्र हम मान लेते हैं कि 100, जिसमें से 12% को किस चीज़ में रुचि है? खेल में, और 10% गायन में, और यहाँ गधवो बोलेगा कि लिखा हुआ है 75% नृत्य में। और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी में भी नहीं है। और यहाँ पे देखो तो कितना हो रहा है शेष? 75 और 10 85, 85 या 12 97, शेष बचा कितना? जिसका किसी में नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है 15। एकरा से आसान तो पूरे परसेंटेज में कोई क्वेश्चन ही नहीं है। पूछ क्या रहा है? कॉलेज में कुल छात्र की संख्या कितना से गुना? 500। 12 13 14 15। ये नहीं भी समझ में आए तो फिर से इग्नोर कर लेना है। ऐसा कई बार रिपीटेशन हम कर दिए हैं, लेकिन फिर से बता रहे हैं। और हर बार एग्जाम में आता है यहाँ से क्वेश्चन। इस बार भी सीजीएल मेंस में पूछा है, लेकिन बहुत इजी नेचर का ये क्वेश्चन होता है। हम आपको बताए थे कि यदि किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को, किसी भी ठोस को, किसी भी ठोस को, किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को आप पिघला दीजिए
या तो गला दीजिए, या तो फैला दीजिए, या तो पसार दीजिए। ऐसा करने से सिर्फ एक ही बात होगा कि उसका क्षेत्रफल में प्रभाव पड़ेगा, उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, एक गिलास पानी अगर आपका एक गिलास पानी अगर आप लिए हुए उस गिलास में अगर 1 लीटर पानी आ रखा है और उस 1 गिलास पानी को जो कि 1 लीटर है गिलास में, उसको बहुत बड़ा ऐसा छिपा में ऐसे ढार दीजिएगा तो कै लीटर हो जाएगा? कै लीटर हो जाएगा? बड़हन छिपा में डालेंगे तो कै लीटर का होगा? वो उतना रहेगा। हाँ, तब है कि एकागो ऐसा थोड़े है, एकागो ऐसा है, अभी उसमें कोई शक नहीं है। तो इससे हमको ये बात समझ में आता है कि अगर हम किसी भी ठोस आकृति को गला देंगे, पिघला देंगे, पसार देंगे, फैला देंगे तो उससे उसका सिर्फ क्षेत्रफल बदलेगा, आयतन अपरिवर्तित रह जाएगा, ज़्यादा एरिया में पसर जाएगा। 1 लीटर तेल आपका टंकी में भरा हुआ है, उसको क्या करना कि नीचे से गिरा के देखना, अब देखना कि अब 1 लीटर हुआ कि 2 लीटर हुआ। तब तो बड़ा आसान था, 1 लीटर गिराते या 50 लीटर हो जाता। एरिया ज़्यादा एक्वायर करेगा, एरिया बढ़ जाएगा, कम करेगा, कम हो जाएगा, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, नो चेंज। तो बस क्या करना है भाई, हम लोग कौन सा टाइप में बना रहे हैं? टाइप 29। अभी और नीचे है। हाँ, इसी में कै नंबर क्वेश्चन था ये? 15। तो बोला है कि क्वेश्चन को समझ लो, यादम जमाने से ही क्वेश्चन है और आज भी क्वेश्चन आता है इस तरह का। मेंसुरेशन में खूब पढ़िएगा, वॉल्यूम चेंज करने पर आधारित। कह रहा है क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के अर्धव्यास, अर्धव्यास को क्या बोलते हैं? रेडियस वाले 3 गोलाकार ठोस गेंद है, 3 गो गेंद है, और इसको क्या करना है? हमको पिघला देना है, और पिघला करके हमको उसको क्या करना है? एक बड़ा गेंद बनाना है। तो इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट भी हो गई है, तो नई गेंद का अर्धव्यास यानी कि रेडियस क्या होगा? बताओ, इतना बच्चा वाला क्वेश्चन। हम बोले कि आपके पास 3 गो गेंद है, आइए तीनों को पिघला दीजिए। तब पिघलाइएगा तो मान लीजिए यहाँ से जितना मटेरियल मिलेगा, और यहाँ से जितना तीनों से हमको मटेरियल मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा तीनों से, वो तीनों मटेरियल से यानी कि 3 को वॉल्यूम 3 भी होगा, और इस तीनों मटेरियल को मिला करके वो बड़ा गेंद बना देना है। तो यहाँ से जो मटेरियल आएगा उसी का ना हम बनाएंगे पिघलने के बाद। तो बड़ा आसान काम है। तो 3 गेंद है आपके पास और वो सब गोलाकार है। तो ध्यान दीजिए, गोलाकार है तो गोले आप पढ़े होंगे, गोला स्फेयर, उसका वॉल्यूम आपको पता होगा 3/4 पाई आर क्यूब, है कि नहीं? 4/3 पाई आर क्यूब। तो सुन लो, एक गोले का आयतन होगा 4 पहले हम समझा रहे हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। एगो दूसरा का गोला होगा जो थोड़ा सा उससे बड़ा है, इसका भी आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन रेडियस बड़ा हो जाएगा भाई। तो ये R1 होगा, तो मान लो कि ये R2 होगा। और एगो तीसरा गोला जो इससे थोड़ा सा और बड़ा है, तो इसका भी आयतन निकालेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका भी रेडियस अलग है, तो उसका रेडियस हम R3 से रिप्रेजेंट कर दिए। आइए तीनों को जब गलाएंगे तो टोटल मटेरियल हमको इतना ही मिलेगा।
आई मटेरियल से ले करके हमको एगो एकरा से मिला करके एगो बढ़न गोला बना देना है। आ गोला बना करके अब बताना है कि एक रेडियस क्या होगा। तो ये गोला बनाइएगा तो ओकरो आयतन होगा 4/3 पाई आर। गोला छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे बहुते बड़ा विशालकाय का है ना हो, उसका आयतन होगा तो जब होगा वो 4/3 पाई आर क्यूबे होगा। तो ये बड़े वाला का आयतन कैपिटल आर मान लीजिए, क्या दिक्कत है। तो चलिए अब ध्यान दीजिए, पहले हम आपको समझा रहे हैं ना, तो एक लाइन का भी क्वेश्चन नहीं है। तब पहले से आयतन इतना, दूसरे से आयतन इतना, तीसरे से आयतन इतना, यानी 4/3 पाई हर जगह कॉमन आपको दिख रहा होगा। तब 4/3 पाई नहीं, अभी भी नहीं करेंगे, अभी फिर से एक स्टेप। 4/3 पाई पहले का रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, तो आयतन होगा इतना। दूसरे का क्षेत्र आयतन हो जाएगा 4/3, रेडियस है शायद 2, और तीसरे का हो जाएगा आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस है शायद इसका 3। तो कुल वॉल्यूम, कुल मटेरियल तीनों गेंद से हमको इतना मिलेगा, अर्थात टोटल वॉल्यूम हमारा यही हुआ। लेकिन जितना भी कैपेसिटी का होगा, मान लो कि 10 लीटर हुआ, चाहे 20 लीटर हुआ, चाहे 100 लीटर हुआ, जैसे ही इसको हम लोग गला रहे थे, पिघला रहे थे, तो पता चला एकरा में से 25% तो बर्बाद हो गया, वेस्टेज चला गया। आप जाइएगा सोनार के पास, कहिएगा कि लीजिए ये सोना को हमारा गला करके वही चीज़ बना दीजिएगा, तो कहेगा इतना % कट जाएगा, सोना कम पड़ जाएगा। जाइएगा तो बताइएगा ना, बताएगा। तो 25% अगर नष्ट हो जाएगा तो फिर भी वो अपने आप में कई % मटेरियल बचा मिलेगा वहाँ से। यहाँ से 75% तो हमको मिलेगा ना, आई 75% यानी 3/4 बोल लीजिए। इस 3/4 यानी कि टोटल मटेरियल, इसका हमको एगो बड़ा गोलाकार गेंद बना देना है। तो ओकर आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। यही तो क्वेश्चन बोला है। तो ये तो समझाने के लिए हम इतना लिखे, लेकिन आपको क्या लिखना था कि अरे भैया 3 गो गोला है, सबका आयतन तो एक ही होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, तो 4/3 पाई कांस्टेंट है तो डिपेंड करेगा उसके आर पे, यानी पहले का होगा 1 क्यूब, दूसरे का होगा 2 क्यूब और तीसरे का होगा 3 क्यूब। ये तीनों से कुल मटेरियल इतना आएगा। तो यहाँ थोड़ा सा हल कर लीजिए। 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, ये हो जाएगा 27, 27 8 और 9 36, यानी कि हम सीधे बोलेंगे हमारे पास कितना आया 4/3 पाई इंटू 36। कुल मटेरियल ये तीनों गेंदा से इतना आया, लेकिन पता चल रहा है कि एकरा में से 25% बर्बाद हो गया था। इसमें सही कितना है 75%, का मतलब हुआ 3/4। अभी मटेरियल का हमको क्या करना है, वो गेंद बना देना है, और वो गेंदा बनाइएगा तो वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब का। और इसी मटेरियल से ना बनाइएगा तो जितना मटेरियल इधर होगा उतना ही मटेरियल से इसको भी तैयार करेगा, अर्थात दोनों का वॉल्यूम क्या होना चाहिए था। अब देखो 4/3 पाई एकदम चला गया, इसको कोई दूर दूर तक दुश्मनी नहीं आपसे। और 4 से 9 9 27, आर क्यूब बराबर 27, तो आर बराबर बच्चा ही बोल देगा कितना। इस टाइप का क्वेश्चन मेंसुरेशन में बहुत देखने को मिलेगा आपको। एक आकृति से दूसरे आकृति में ढाल दिया जाता है, बट आयतन सेम रहेगा। चलिए आगे बोलिए जल्दी। 16 17 18, अभी कॉपियाँ चेक करेंगे तो पता चलेगा। 19 करण नताशा अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। अपने वेतन का 45%, यानी उसका कुल जो वेतन होगा वो 100 रुपया होगा, तो वो सोची कि हमको खर्च कितना करना है 45 रुपया। उसका 45% यानी 45 रुपया। वह क्या करती है कि एक दिन 11,475 रुपया खर्च कर देती है। तो वो 45 के या तो बराबर होगा या तो कुछ और बात हुआ होगा। उसके खर्च करने के बाद उसके दिमाग में आया कि अरे भाई हम तो जितना सोच के चले थे उससे कुछ गड़बड़ हो गया। हमने जो धन सोचा था खर्च करने के लिए वह उसके द्वारा खर्च की जाने राशि का कै %,
यानी कि 45 नहीं है, इसका भी कै परसेंट है 60%, का मतलब होता है 3/5, यानी कि कै रुपया ये है 27 रुपया खर्च हुआ है। पूछ क्या रहा है, उसका वेतन क्या है, तो कैसे गुना, एकरों से कोई आसान क्वेश्चन होगा। पहले 3 से काट लो, 3 27, 3 3 9, 2 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 9 से भाग लगा दो, 9 चौका 36, 2 9 दूनी 18, 9 5 20, 20 बता दें। अरे जिनसे नहीं हुआ वो पूछ लेने दो। 21, अच्छा आप लोग एक बात बताओ, आप लोग तो बहुत सामाजिक लड़का है, इस उम्र में लड़का लोग बहुत सामाजिक होता है। शादी ब्याह में तो बिल्कुल ये लोग छोड़ नहीं सकता है, चाहे कुछ हो ज़रूर जाएगा लोग कि चलो भाई शादी का बात है, अपना दोस्त भाई बंदी का बात है, चलना ज़रूरी है। तो आप गए होंगे तो कभी ऐसा आपको मौका मिला होगा कि आपको मिठाई तैयार नाश्ता वास्ता के लिए दिया गया होगा मौका, और अगर वो तो नहीं तो कम से कम बांटने का मौका मिला होगा कि चलो मिठाई का ठोंगा ले जाके बांट दिया जाए। तो आप देखे होंगे अक्सर एक ट्रे रहता है, ट्रे में रख के आदमी ले जाता है, देखें कि नहीं देखें, देखे हैं। तो वहाँ देखिएगा 2 तरीके से गिनती हम लोग कर सकते हैं। ये जो आपका ट्रे रखा हुआ है, तो एकरा में मिठाई के ठोंगा अगर मान लीजिए कि रखना है, बट ऐसे ऐसे करके ऐसे रख दिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जो भी हो। अब हम लोग को काउंट करना होगा, जो पढ़े लिखे आदमी है वो तो उनका कैलकुलेशन फास्ट होगा भाई, वो तो फटाक से कर लेंगे, 1 2 3 4 5 वो पता नहीं कितना स्पीड से कर लेंगे। और जो अनपढ़ आदमी होगा वो कैसे करेगा, अनपढ़ आदमी को कुछ दिमाग ना लगाना पड़ेगा, वो तो पढ़ाई लिखाई कुछ जानता नहीं है, तो वो कैसे गिनेगा बोलो, बताओ जल्दी फटाफट। ऐसे ऐसे कर रहे हैं सब। टोटल कै गो बॉक्स है जल्दी बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नीचे से चलें, अरे नीचे चाहे ऊपर से, क्या फर्क पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, इधर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सते टोटल बॉक्स कै गो होगा एकरा में, इससे ज़्यादा नहीं होगा, गारंटी है ना। अब एक बात बताओ, तो ये आप क्या किए, एक हो गया रो और एक हो गया कॉलम, तो रो इंटू कॉलम करके आप कह दिए कि टोटल नंबर ऑफ मिठाई का डब्बा कितना था, जो आप बता दिए। तो यहाँ भी क्वेश्चन तो बुआ यही बोला है कि 72 बच्चा एक कतार और स्तंभ में खड़ा हुआ है। कह रहा है कतार में बच्चों की संख्या स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक, तो स्तंभ से 12.5% अधिक, तो एकरा में होगा 9, तो स्तंभ में होगा 8। 12.5% का मतलब कितना, 1/8। तो स्तंभ से 1/8 अधिक, अर्थात स्तंभ में होगा 8, तो कतार में होगा 1 ज़्यादा, यानी कतार में कितने होंगे। और आप बताइए कि बच्चा जो है स्तंभ और कतार में बैठा हुआ है या खड़ा है, जैसे आप ही लोग हैं, हमको ऐसे काउंट करना होगा तो क्या करेंगे, कतार गुने स्तंभ करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी है कितना, तो 9 × 72, तो बोलेंगे कतारों में 9 गो, स्तंभ में भी 8 गो। पूछ क्या रहा है, कतार में बच्चों की संख्या तो कै गो है, नियमतः करना क्या था हमको,
इसको हमको करना था 9k इंटू 8k, इतना बराबर 72। अरे k स्क्वायर बराबर 1, तो k बराबर प्लस माइनस 1, तो निगेटिव तो ले नहीं सकते हैं, यानी 1, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 1 के अलावे कुछ आता तो फ़र्क पड़ जाता। तो हम देख रहे थे कि डायरेक्ट इसका मल्टीपल में ही 72 आ जा रहा था। चलो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे हम बोल देंगे कि कतार होगा 9 गो, स्तंभ होगा 8 गो। k बराबर 1 तो 9k बराबर 9। समझ में आया? 22 बता दे, 23। ये लोग कुछ नहीं बनाता है यार। तेईस पुनः ट्राई करना, यही सब क्वेश्चन पूरा अगला टाइप में यही है। और जब यही सब नहीं बनाओगे तो कैसे होगा काम? ये सब थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाने के लिए दिया गया कि आप कोई थोड़ा थोड़ा करो, इसीलिए इकट्ठा डाले हैं अगला टाइप में। 24, हाँ सर बताना तो है हमको, हम यही इसलिए तो पूछे और अवश्य कि पूछिए हमसे। आई रेशियो में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं हम। तीन व्यक्ति एबीसी जिनका सम्मिलित वेतन इतना है, यदि अपने वेतन का क्रमशः इतना बचत का प्रत्येक का वेतन ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, बचत का रेशियो दिया हुआ है 8:9:20 और निश्चित राशि दिया हुआ है उनका वेतन, टोटल वेतन दिया हुआ है ना एबीसी का, और पूछ रहा है प्रत्येक का वेतन, यानी कुल मिलाकर के हमको रेशियो चाहिए वेतन का, ताकि उससे 14,000 से 14,400 से तुलना कर पाए और प्रत्येक का वेतन निकाल पाए। तो देखो कितना आसान काम। बचत का रेशियो है 8:9:20, हमको चाहिए आय का। तो गधहवो बोलेगा कि अगर कोई व्यक्ति अपने वेतन का 80% खर्च करता है तब 20%, तब बचत का तुलना बचत से आय निकालना है तो 100 लास्ट में कट जाएगा, लेकिन फिर भी हम चलो लिख देते हैं। दूसरा का व्यक्ति क्या करता है कि अपने आय का 85% खर्च करता है, मतलब बचत कितना करता है 15, आय निकालना है उसका, तो कैसे गुना 100 से। तीसरा का जो है अपने आय का 75% खर्च करता है, कर मतलब बचाता कितना है 25%, तो बचत का तुलना बचत से आय निकालना है 100 से गुना। अब देखो 100 खत्म, एलसीएम ले लो 20, 15 और 25 कितना आएगा? काट दो ना भाई, 25 का लफड़ा खत्म करो। 5 का 20, अब 5 × 25, अब छोटा हो गया ना, इसको भी काट दो। 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 4 दूनी 8, 4 × 5 = 2:3:4। यहाँ पे टोटल वेतन दिया है 14,400, हमको दिख रहा है 2, 3, 5 और 4 9, ए का तो 2 से, बी का तो 3 से और सी का तो 4 से। 16 × 9 = 44 से, 16 दूनी 32, 16 × 3 = 48, 16 चौके 64। पच्चीस टाइम कितना हो रहा है? टाइम बताइए तो। चलो आज भर इतना ही रहेगा। सत्ताईस आपके हूबहू रेशियो के असाइनमेंट में है। कहाँ पे है? लेकिन पूछे हैं तो बताना तो फर्ज बनता है ना। ये वो टाइपे में पढ़ाए थे और 2 तरीका वहाँ भी बताए थे। चलो दूसरा तरीका रेशियो में ही देख लेना है कि नहीं। जब पूछें तो अभी तो हम वही शॉर्ट तरीका नहीं ना बताएंगे, अभी भी शॉर्टे बता देते हैं। ध्यान दो, किसी परीक्षा में सम्मिलित लड़के और लड़की का अनुपात 16:9 है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़के और लड़कियों का इतना है, तो बताइए सबसे क्वेश्चन नंबर 1, कुल कितने % विद्यार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, और दूसरा है कितने % लड़के उत्तीर्ण हुए। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला पूछा है कितने % लड़के उत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में शामिल कितने हुए? लड़का 16 और लड़की कितना हुई है? 9। तो लिखा है कि यदि 80% लड़कियां पास हुई है, किसका? जितना भी शामिल हुए होंगे उसका।
तो लड़की शामिल हुई है 9 गो, तो उसका 80% पास, यानी पास कितना, 9 का 80%। लड़के शामिल हुए 16, तो पूछ रहा है कितने % लड़के पास, जो हमको नहीं पता, माना कि 16 का 1% पास हैं लड़के। इस तरह से ये 5 लड़के इतना और ये 5 लड़कियां इतना, और प्रश्न में बोला है कि इनका अनुपात है 5 अनुपात। हल हो जाएगा, रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे पूछा गया था कि यह भी बताओ कि कितने % विद्यार्थी पास हुए हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ डाला है। तो रुक जाइए, टोटल विद्यार्थी कैसे पता चलेगा? तो 16 गो लड़का है, 9 गो लड़की है, यानी टोटल विद्यार्थी कितने होंगे? इसमें से कितने % पास है जो हमको नहीं पता, और लड़की कै गो है, और वो है 80% पास। तो ध्यान दीजिए, लड़की है 5 4 और टोटल हो जाएंगे 5 4। ज़्यादा समझाने मन नहीं लगता है, जो पढ़ा दिया चीज़ रहता है उसको दोबारा बताने मन नहीं लगता है, बात यही है। अब इसका दूसरा तरीका भी बताए थे, तो वो अब रेशियो वाला चीज़ अब भूल जाओ। अब तीसरा बताते रहेंगे तो ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। तब तो हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ वही चीज़ बार बार पढ़ाना पड़ेगा। फिर आगे प्रॉफिट लॉस आइएगा तो हम बोलेंगे एवरेज में बतैले थे, रेशियो में बतैले थे, परसेंटेज में बतैले थे, तो रोज़ बताते ही रहना पड़ेगा। सेम उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, जो अगला आपको टाइप 29 है या जो भी है। ये सारा क्वेश्चन आपको दिमाग लगाने के लिए दिया गया। ध्यान दीजिए, एक सर्वेक्षण में 40% घरों में 2 या 2 से अधिक सदस्य हैं, यानी कि टोटल 100 घर होगा, जिसमें से 40 घर ऐसे हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक। इसका मतलब जो बाकी 60 लोग हैं ना, उसमें 1 रहते होंगे या तो 1 से भी कम रहते होंगे, क्योंकि 2 वाले तो हो नहीं सकता है। 2 से अधिक, यहाँ हम बोले 2 से कम बोल सकते हैं ऐसा। यहाँ पे 2 गो रहेंगे और 2 गो से ज़्यादा रहेंगे, तो एक मतलब यहाँ 2 गो से कम रहेंगे। 60 ऐसे लोग हैं। कह रहा है जिन घरों में 1 सदस्य हैं, अब देखो किसके बारे में बोल रहा है, इसके बारे में। जिन घरों में 1 सदस्य है उनमें से 20% घरों में केवल 1 पुरुष है। कितना इजी बात बोला है। जिन घरों में 2 से कम लोग हैं ना, यानी 1 सदस्य हैं, उनमें से 20% घरों में केवल 1 पुरुष हैं। तो उनमें से 20%, 60 का 20% कितना, 18 में क्या बोला है, केवल 60, 20% 12। इसमें क्या है, केवल 1 पुरुष हैं। चलिए, 2 से कम वाले में 12 गो ऐसे हैं जो केवल 1 पुरुष हैं, तो बाकी जो 48 गो बचेगा उसमें जो महिला है उसके बारे में कुछ हम बोल सकते हैं। अभी रुक जाओ, क्या पूछ रहे हैं। तो उन घरों का प्रतिशत ज्ञात करो जिनमें केवल 1 महिला व कोई भी पुरुष नहीं है। एक बात बताओ, 1 के बारे में पूछा गया है, केवल 1 के बारे में विचार करना है, तो यहाँ पे तो सोच भी नहीं सकते दूर दूर तक, क्योंकि यहाँ तो 2 लोग और 2 से ज़्यादा लोगों का गिरोह है। 1 ऐसे घर जो जिसमें सिर्फ 1 ही लोग, 2 से कम लोग रहते हैं, वैसे 60 घर ही हैं जिसमें 2 से कम लोग रहने वाले हैं। और उसमें भी 60 जो घर है उसमें 12 घर ऐसा है जिसमें सिर्फ 1 पुरुष हैं। उनमें से 20% घरों में केवल 1 पुरुष हैं, यानी कि 60 घर में 12 घर ऐसा है जिसमें सिर्फ
एक पुरुष हैं। एक मतलब बाकी जो 48 को बचेगा, जो बाकी आपका 48 बचेगा वो कैसा बचेगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक महिलाएं होंगी, क्योंकि ये 60 गो में से 12 गो ऐसा घर है, 12 घर ऐसा है जिसमें सिर्फ एक पुरुष हैं, ओनली वन पुरुष, एक पुरुष। तो 60 घर में से 48 घर ऐसा होगा जिसमें केवल बोले सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। मैं बोला कि रुको बता देता हूँ कैसे बोल सकते हैं। यहाँ पे बोला है कि 60 घर में 12 घर ऐसे हैं जिसमें क्या रहते हैं, एक नहीं, केवल एक पुरुष, माने वो घर में महिला है ही नहीं। समझ रहे हैं बात, नहीं समझ रहे हैं आप। 20% यानी कि 12 घर ऐसा है जिसमें क्या रहता है, सिर्फ पुरुष, केवल पुरुष, ओनली पुरुष, माने उसमें महिला नहीं रहती है। तो यानी कि तब ऐसा घर कितना है जिसमें से एक महिला रहती है, 48। कुछ समझे कि नहीं समझे। अगर यहाँ केवल वर्ड नहीं लगाता तो क्वेश्चन डाउटफुल हो जाता, हम फिर ऐसा स्पष्ट नहीं बोल सकते थे। लेकिन केवल लगा के स्पष्ट कर दिया कि 12 गो पुरुष ऐसे हैं, 12 घर ऐसे हैं जिसमें केवल पुरुष ही रहते हैं। तो यानी 48 घर ऐसा हुआ जिसमें से 2 से कम महिलाएं रहती हैं, माने एक हम जिसको बोल सकते हैं एक के बारे में केवल एक महिला है, वह कोई भी पुरुष नहीं है। तो कोई भी पुरुष नहीं होने माने कि पुरुष वाला, ओनली पुरुष वाले को हटा दिए हम, तो 12 घर ऐसे थे जो सिर्फ पुरुष वाले थे, यानी 60 घर में 48 घर ऐसा बच गया जो कि महिलाओं के लिए रह गया। चलिए आज रहने देते हैं। अगर किन्हीं को पूछना होगा, लगता है कि नहीं हमको आज पूछ के ही जाना है, तो क्लास के बाद हमसे पूछ लीजिए, हम बता देते हैं। बाकी लोग को जाने दिया जाए, जो लोग भी जाना चाहते हैं अपना चल जाइए। जिनको लगता है कि हमको नहीं पूछ लेना, पूछ लीजिए। वैसे हम कल फिर से बताएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे।